हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी शिक्षक बहाली 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग के पास जो है समय का बहुत अभाव है, तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को कवर कर पाए। तो इसलिए कम से कम जो है आप नहीं होता है तो कम से कम एक एक चैप्टर जो है आपका 80 नंबर वाला जो पेपर होगा उसका, और जो ये 40 नंबर का कॉमन पेपर उसका कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में जो डाल रहा हूँ वो रोज़ देखिए। आपका एग्ज़ाम जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक 40 नंबर का पेपर तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, और 80 नंबर में थोड़ा थोड़ा भी करते रहिएगा तो आपका आधा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस महीने के लास्ट तक या अक्टूबर के पहले वीक में जो है आपका जो है नोटिफिकेशन आना कन्फर्म है, क्योंकि सारे ज़िले से जो है आपका वैकेंसी ले लिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस मौका को नहीं गवाइए, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोग का जो बहाली आएगा, फिलहाल 3-4 साल तो नहीं आना है, क्योंकि लगातार 2 बार जो है 3 लाख के करीब आपको वैकेंसी हो जाएगा, और इसके बाद जो है 4 साल अगर आपका उम्र 35 हो रहा है तो 40 हो जाएगा आते-आते वैकेंसी। इसलिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको पकड़िए और पूरा जी जान लगा दीजिए। तो चलिए साथी, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दूसरा बात यह है कि आप जो है हर व्यक्ति जो है कम से कम अपने से 3-4 मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि जो है और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है आप लोग के लिए ला सकूँ, ठीक है? और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आपका जो टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपका, 40 नंबर वाले जो कॉमन पेपर है 6 से लेकर 12 सारे साथियों के लिए यूजफुल है। तो मैं क्या करता हूँ, 40 जो आपका क्वेश्चन है उसमें पहले जो है जीके जीएस वाला पार्ट कवर करवाता हूँ, फिर लास्ट में जो 7 क्वेश्चन है आपका मैथ्स का उसको करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है मतलब जीके जीएस का, और ओवरऑल 8वां क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का। कहा कि बिहार में जो है झरने नृत्य जो है किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका मुस्लिम समुदाय का, ठीक है? ध्यान रखिएगा, झरनी जो है आपका जो है मुस्लिम समुदाय का जो है प्रमुख नृत्य है, ठीक है? यह मुहर्रम के समय क्या होता है, आयोजित किया जाता है, ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिहार में जो है दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है किस ओर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? बताइए किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका जो है किसका हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय तेल निगम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना जो है आपका रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी, जो कि 1964 से आपका कार्यरत है, ठीक है? और बरौनी रिफाइनरी को ISO 14001 से मान्यता प्राप्त थी, मतलब ये फुल प्रूफ जो है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल? देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है? तो अगर थोड़ा भी एक भी प्रमंडल के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। देखने में एक लाइन का है, और इन्हें क्या देखने में छोट लागे घाव करे गंभीर, वैसा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कितने प्रमंडल में जो है 4 से अधिक जिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4 प्रमंडल में, ठीक है? उसमें ध्यान रखिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पटना प्रमंडल में जाइएगा तो उसमें जो आपका नालंदा होता है, रोहतास जिला है, कैमूर है, भोजपुर है और बक्सर है, ठीक है? 5 जिला आ गया पटना प्रमंडल में, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। आइए मुंगेर जो है प्रमंडल में आते हैं, तो मुंगेर प्रमंडल में आपका हो जाता है जो जिला का संख्या है, देखिए कौन कौन सा जिला है, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, जमुई हो गया, उसके बाद खगड़िया और बेगूसराय, ठीक है? लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, किसमें? मुंगेर में। अब आते हैं मगध प्रमंडल में, तो मगध प्रमंडल में हो गया आपका गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद, ठीक है? और तिरहुत प्रमंडल में आते हैं जो कि सबसे बड़ा है प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, ठीक है? इसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। मतलब तिरहुत प्रमंडल में तो आपका कितना जिला हो जाता है, समझिए कि तिरहुत प्रमंडल में आपका 6 जिला हो जाता है, ठीक है ना? तो ये हो गया 4 प्रमंडल जो हो गया, जिसमें आपका क्या है 4 जिले से अधिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। ठीक है, 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है, और इसका नाम क्या होगा, तो ये हुआ आपका CD देशमुख के नाम पे। ठीक है, ये जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आगे कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन सी बनी है। देखिए, जिस तरह से IPL चल रहा है, इंडियन प्रीमियम लीग, तो इसमें क्या है आपका पुरुष लोग खेलते हैं। ठीक है, उसी तरह से महिला लोग का भी जो है वो IPL एक तरह से समझिए कि स्टार्ट हो गया है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि महिला जो प्रीमियम लीग है क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन सी बनी है। तो ये हो जाएगा, हालांकि इसमें डेट जो है आपका तारीख जो इस कहते साल मेंशन कर देना चाहिए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। ठीक है, और मुंबई इंडियंस जो बनी है, ठीक है, तो ये था जो आपका क्या कहते हैं, और मुंबई इंडियंस की जो टीम है किसको हरा के फाइनल में इस खिताब पे कब्जा की है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, और मुंबई इंडियंस टीम की कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में खेलती है और बैटिंग तेज तरार करती है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है G(m1 m2) बटे r² होता है। देखिए, एक m1 मास हो गया, एक m2 मास हो गया, और ये हो गया r डिस्टेंस। ठीक है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, इसके बीच का जो है तो फोर्स कितना हो जाएगा इसका, तो यही हो जाता है G(m1 m2) अपॉन r²। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका अलग मान आता है। ठीक है, तो इसको चलिए, तो कांस्टेंट है तो उसको हटाइए। कह रहा है कि यदि दो कण कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए, दोनों कणों का द्रव्यमान 2 गुना कर दिए। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, ये हो गया 2m1, ये हो गया 2m2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहा, अपरिवर्तित मतलब r का r ही रह गया, r² हो गया। ठीक है, तो ये क्या आपका निकल के आ जाता है, देखिए ये निकल के आ जाएगा आपका 4G(m1 m2) बटे हो गया r²। ठीक है, इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, तो F2 अपॉन F1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कितना गुना हो जाएगा, बताइए। तो F2 अपॉन F1 कर दीजिएगा, आपका आइडिया लग जाएगा। तो ये हो जाएगा F2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा। ये क्या है एक तरह से, अरे ये F1 ही है ना भाई, तो ये हो जाएगा क्या, F2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, 4 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो मास के बीच अगर r डिस्टेंस हो तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, बराबर G(m1 × m2) बटे r²। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि देखिए, अब आ गया आपका क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप 11th क्लास में पढ़े होगा थोड़ा बहुत, हालांकि 9th में भी हल्का 9th में पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट पे आ गया। कह रहा है कि एक परमाणु की प्रथम परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही प्रदर्शन है, अब बताइए। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, देखिए आपने पढ़ा होगा, ये देखिए क्या है, ये दिया गया जैसे KLM क्या है, तो KLM क्या सेल है। ठीक है, इसको कक्षा बोलते हैं। इसी में आपका SPDF एक आता है। ठीक है ना, SPDF आता है। ठीक है ना, जैसे S में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो सब सेल बोलते हैं। ठीक है, सब सेल बोलते हैं इसको। तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, देखिए पूछ रहा है कि कौन सा सही है, जैसे ये R डिनोट किया गया है, ये आपका R डिनोट किया गया है। देखिए ये परमाणु का केंद्र है, समझिए कि पूरा एक परमाणु है। ठीक है,
जिसमें जो है एन दिखा रहा है, जो डॉट देके ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है। तो न्यूक्लियस से लेके जो के सेल है उसके बाह्य कक्षा का जो दूरी है उसको रेडियस बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ न्यूक्लियस से लेके जो बाह्यतम कक्षा जो है यम जो है सबसे आउटर मोस्ट जो दिखाया गया इस परमाणु का, उसके जो बीच की दूरी को रेडियस दिखाया गया। बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और एक और ऑप्शन होता है वो भी सही होता है, न्यूक्लियस से लेके यल तक का भी डिस्टेंस दिखाया रहता है, ठीक है, बाह्यतम कक्षा की दूरी, तो वो भी रेडियस कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यल से यम के बीच का डिस्टेंस दिया गया, ये रेडियस नहीं होगा क्योंकि आपको न्यूक्लियस से लेना है, ठीक है। किसी भी सेल का बाह्यतम लीजिए लेकिन न्यूक्लियस से लेना है, ठीक है। इसलिए जो आपका डी तो होगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर देखिए ए में। तो यहाँ पे जो है ना आपको के सेल तक आना था, तो ये अंदर ही अंदर रह गया, तो ये जो भी आपका रेडियस नहीं होता। और आंसर क्या होगा, बी एंड सी आपका जो है सही आंसर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यौवना आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 और 4 हो जाएगा। क्या क्या नहीं होता है, तो आपका अपरा का विकास नहीं होता है और एस्ट्रोजन का स्राव, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइडी का गुण नहीं है। कोलाइड का गुण कौन सा नहीं होता बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोलाइड जो है इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को जो है प्रकीर्णन नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कोलाइडी के बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में कुछ कुछ गुण जो है उसका गुण धर्म ध्यान रखिए। कोलाइडा जो क्या होता है, एक तरह से बिस्मांगी मिश्रण होता है। बिस्मांगी मिश्रण का मतलब समझिए कि दूध में अगर बालू मिला दे तो बिस्मांगी मिश्रण हो गया, लेकिन दूध में अगर चीनी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से घुल जाता है। और एक बार घुलने के बाद आप पता नहीं लगा पाता है कि दूध में चीनी मिला हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह और भी चीज़ ध्यान रखना है कि कोलाइड का जो कण का आकार होता है 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर के बीच होता है। कोलाइड जो है अपने से गुजरने वाले प्रकाश पुंज का जो है प्रकीर्णन कर देता है। कोलाइड जो है पर्याप्त अस्थायी भी होता है, ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिए कोलाइड के बारे में गुण। तो यहाँ करा कि कोलाइड जो है इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर सकता, इसलिए ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि पदार्थ के निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग में जो है केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है। अजैव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए जिसमें जो है प्राण वगैरह नहीं हो, ठीक है ना, अजैव निम्नीकरणीय वस्तु, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, उसमें भी निम्नीकरणीय पूछ रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका आंसर जो वो आपका हो जाएगा, देखिए पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी, ठीक है, ये जो है आपका अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, तो आपका जो है क्या कहते हैं, प्लास्टिक, बैकेलाइट और डीडीटी, ठीक है ना, इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बोला जाता है, ठीक है ना। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है गांव मोहल्ले में, ठीक है, मच्छर उच्छर ज़्यादा नहीं हो गया इसलिए। बैकेलाइट जो हो गया आपका जो है एक तरह से पॉलीमर है, ठीक है, बहुलक बोला जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक भी एक तरह से पॉलीमर ही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक जो है क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 23 है। तत्व का कौन सा युग्म जो है समान समूह से संबंधित है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि तत्व का कौन सा जो है युग्म मतलब समान समूह में एक ही ग्रुप का है, बताइए कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका 9 है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 9 है और 17 है, ठीक है। 9 और 17 वाले क्या हो जाएंगे, 9 और 17 वाले आपके एक ही ग्रुप के हो जाएंगे। जैसे क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, तो फ्लोरीन का होता है आपका 9, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए फ्लोरीन को क्या लिखिएगा 27 और क्लोरीन को क्या लिखिएगा, क्लोरीन का क्या होगा 287। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से पता कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर जो है आपको पता करना हो समूह नंबर, तो देखिए उसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर समान संख्या होगा तो पता चलेगा कि एक ही ग्रुप का है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए 11 को कैसे लिखिएगा 281 हो गया, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन है। 12 में कितना हो गया 282 2 हो गया। और ये एक तरह से क्या सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम का 11 होता है, ये हो गया मैग्नीशियम 12 होता है और ये हो गया 283। तो ये तीनों अलग अलग ग्रुप का है, ठीक है ना, इसलिए समझिएगा ये हो गया आपका
एस ब्लॉक का हो गया, ठीक है। अल्कली मेटल ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, और एल्युमिनियम ये आपका पी ब्लॉक का हो गया। ये भी पी ब्लॉक का है, लेकिन ये जो है आपका जो है 17 ग्रुप जो होता है आपका हैलोजन ग्रुप, उसके लिए उसके है, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में जो बाह्यतम कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, जिसका परमाणु संख्या 9 है और 17 है, जो है एक ही ग्रुप के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है, हैलोजन ग्रुप के हैं, ठीक है, जिसका आउटर मोस्ट शेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो है आपके शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए आगे कह रहा है कि महावीर जो है स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराण का भी अध्ययन किया था, देखिए ऐसे ऐसे बहादुर आदमी थे, ठीक है, पुराण का अध्ययन किया था, ठीक है। अब बहुत सारे हिंदू भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे हिसाब से। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलुबर्नी, ठीक है, ठीक है। अलुबर्नी जो है आपका महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलुबर्नी जो है इतिहासकार के साथ साथ जो है खगोल विज्ञान, भूगोल और तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र में भी रुचि रखता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। मतलब अगर आप मान के चलिए 5,000 रुपया का उपजा रहे हैं, तो आपको 2,500 रुपया जो है राजा को ही देना पड़ता था। किस सुल्तान के शासनकाल में ऐसा था, तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले घोड़ा दागने का प्रथा चलाया था, सैनिक को नगद वेतन देता था, और सैनिक की नौकरी को स्थायी कर दिया था। ये अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि से नवाजा था, मतलब ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। बाजार नियंत्रण भी इसका बहुत अच्छा कंट्रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के जो है दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो गुलाम थे, जो ऑप्शन दिया गया उसमें आपका जो है फिरोज शाह तुगलक के आदि दरबार में थे, ठीक है। और फिरोज शाह जो तुगलक है, नहर बनाने के जो है कला में बहुत बनवाया था नहर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहर का काम भी बहुत ज़्यादा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ के इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये जो है आपका 3 बार जो है कांग्रेस के पद पे अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस में, ठीक है, अधिवेशन में। और उसके बाद इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका ब्रिटेन में जाके जो है चुनाव भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए से, साबरमती से, ठीक है। 24 दिन की यात्रा किए थे, 12 मार्च को शुरू किए तो 6 अप्रैल को पहुँचे थे, ठीक है। लगभग 78-79 साथी थे इनके, ठीक है। 385 किलोमीटर का यात्रा किए थे, ठीक है, नमक कानून के विरुद्ध में। चलिए 1930 में। आगे कह रहा है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची में सम्मिलित होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका अनुसूची जो है 11 में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुसूची 11 में है, ठीक है। भाग भी आपका जो है 9 में आता है ये, और ठीक है, आर्टिकल 243 के आसपास में जो पंचायती राज का वर्णन किया गया, इसमें जो आपको 29 विषय होगा, ध्यान रखना है। पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय, और सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले से शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, एकदम दिमाग में चपका लीजिएगा, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 52वां संशोधन ये जो आपका दल बदल अधिनियम से, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल जो है नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है। कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से आपको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में एक में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 355 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 356 नहीं। ठीक है, 356 जो है आपका राज्य में लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति शासन जो राज्य का जो है स्थिति गड़बड़ा देता है तब। लेकिन ये बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी के समय में लगाया गया है। ठीक है, हर राज्य में। ध्यान क्या रखना है कि 3 प्रकार के आपात जो है भारत में लगाए जाते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 352। फिर आपका जो है राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति कानून, ठीक है, वो 356 के अंतर्गत। और वित्तीय आपात जो है 360। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में जो अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। राज्य में जो कानून व्यवस्था है शांति बनाए रखने का कर्तव्य जो है राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, बाकी जो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात के समय में जो है अनुच्छेद 358, ठीक है, के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद जो है, और उसके बाद वो अनुच्छेद 19 जो होता है वह जिसमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हो वो आपके आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहांगीर का जो समकालीन हुआ इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी जो है प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, बताइए कौन हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? बताइए, आप लोगों के पास समय है पर्याप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोहसिन फानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, होना था पुणे में, लेकिन जो है हैजा के कारण बॉम्बे में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष जो WC बनर्जी थे। प्रथम महिला जो अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है आपका सरोजिनी नायडू थी। और महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इतना मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणियों का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, आपको हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर जो है, ठीक है, बांटा गया है। उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ट्रांस हिमालय जो होता है आपका तिब्बत वाला जो क्षेत्र है उसमें जो आपका ट्रांस हिमालय आता है। बृहद हिमालय जो है आपका उसको महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और लघु हिमालय जो आपका मध्य हिमालय कहलाता है। जो बाह्य उप हिमालय है वो आपका शिवालिक वाला श्रेणी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो है क्रिटेशियस टर्सरी काल में हुआ था। और जो हिमालय का ऐसा मानना है कि हिमालय जिस जगह पे वहाँ एक समय में क्या था, टेथिस सागर था। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। साथी अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोल पाता हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत का जो अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम का पहले मतलब आपको पता होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है। 4000 लगभग 4100 जो है किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद चीन के साथ लगता है, ध्यान रखिएगा, 3488 मतलब लगभग 3500 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ आपका जो है 3350 किलोमीटर किया, 3323। ठीक है ना, उसके बाद नेपाल के साथ 1751, 1750। फिर म्यांमार के साथ 1650 के करीब। भूटान के साथ जो है आपका लगभग 699, 700 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर है, वो भी POK से लगता है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो आपका क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे कम नेपाल से जो ऑप्शन दिया गया उसमें, फिर पाकिस्तान से 3300, ठीक है, 3350 के करीब। फिर चाइना से 3500 और बांग्लादेश से 4100 के करीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जो है जैव कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका जापान के शहर में हुआ था, 1997 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि और इस जो GS का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का बढ़ना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कार्य क्या है। ठीक है, कह रहा है कि
ए बी और सी जो है अकेले अकेले, ठीक है, अकेले अकेले सिंगल सिंगल एक किसी काम को करता है। जैसे ये मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ये बी सी अकेले अकेले काम को 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है, 24 है, ये हो गया आपका 16 हो गया और ये 32 हो गया, ठीक है। यदि कह रहा है ए और सी कार्य शुरू करते हैं, यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए जो अकेले बी कितने दिन लगेंगे। देखिए इसमें क्या होता है ऐसा क्वेश्चन बनाने में, जैसे ये 24 दिन ले रहा है, बी 16 दिन ले रहा है और सी 32 दिन ले रहा है, तो इसका क्या लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। टोटल कार्य कितना हो गया, 96, ठीक है। और देखिए बी जो है आपका 24 दिन ले रहा है, इसका मतलब कितना है, इसका क्षमता कितना हो गया, तो इसका क्षमता जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। रुकिए मुझे थोड़ा सही से इसको लिख देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये जो है आपका 24 दिन लेता है और बी जो है आपका 16 दिन लेता है और सी जो है 32 दिन लेता है, ठीक है ना। तो अब आइए थोड़ा डिटेल में इसको, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 24 16 और इसके बाद क्या हो गया 32, ठीक है ना, 32। अब इस सब का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 96। टोटल कार्य होगा कितना हो गया, टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, जो भी डेट दिया रहता है जो अकेले अकेले काम को पूरा करता है उसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए। तो टोटल कार्य कितना, 96 हो गया, ठीक है ना। अब मान के चलो 24 दिन ले रहा है ये काम करने में, तो इसका क्षमता कितना, 4, ठीक है ना। और बी जो है 16 दिन ले रहा है, इसका मतलब इसका क्षमता कितना, 6। और सी जो है 32 दिन ले रहा है, इसका मतलब कितना, क्षमता इसका कितना, 3 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है, तो बी का है, मतलब बी 16 दिन में ही काम को ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा कि ए और सी कार्य शुरू करते हैं, चलिए ए और कार्य शुरू कर दिया, 6 दिन तक कार्य किया। देखिए ए और सी को मिला के कितना क्षमता है टोटल, 4 + 3 7 क्षमता है, ठीक है। ए प्लस सी का जो है क्षमता कितना है, तो 7 क्षमता है। और 6 दिन तक काम करेगा तो कितना हो गया, 42 जो है कुल ये काम कर लेगा, ठीक है ना। कुल कितना करना है, 96, 96 में से 42 जो है ए और सी ख़त्म कर गया, मतलब टोटल कितना बचा, 96 में से 42 घटा दीजिए तो कितना बचा, 54 बचा। और 54 जो काम अकेले बी पे छोड़ दिया, और बी का क्षमता कितना, 6 है, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना, 54 है। बी का क्षमता एक दिन का कितना, 6 है, तो कितना दिन समय लगेगा, 9 दिन लगेगा, हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, यदि पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाए। देखिए अब मान लीजिए ई n है, ठीक है, ऐसे करके इसको 5 से भाग दे रहा है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि शेषफल कितना, 2 प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए कि भागफल x हो गया, तो आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा, ये जो भाज्य बराबर क्या होता है, इसको गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, वही निकल के आता है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, n बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुने x + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, n बराबर लिख सकते हैं 5 गुने x + 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा 7n को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 7n को कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 7 में ये पूरा से गुना कर, यहाँ 7 से गुना कर रहे तो इधर भी 7 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 5x + 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 35x, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये 35x तो आपका कन्फर्म है कि 5 से कट जाएगा। अब 14 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, तो 4 बच जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। समझ, थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ खास है नहीं। आगे कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले जो है वृत्त पर स्थित है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। अब ये ऐसे एक दिया गया है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। शीर्ष का मतलब ये जो है आपका, ये दोनों शीर्ष जो है इस पर वृत्त पे स्थित है और केंद्र यहाँ पे ये है। वृत्त का जो है कह रहा है कि जिसके शीर्ष जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। कहने का मतलब है कि वर्ग का विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वर्ग विकर्ण क्या होता है, √2a बराबर कितना, 10 होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 10/√2 का स्क्वायर कीजिए, 10/√2 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए,
2 5 10 और 10 5 50 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस वही आपको देखिए त्रिज्या दे दिया गया था और क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या निकालिए, विकर्ण निकालिए। वर्ग का विकर्ण पता हो गया तो आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण कितना √2a होता है, जहाँ ये क्या है भुजा है, ठीक है। तो फिर भुजा निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, सिंपल हो गया। चलिए अब कह रहा है कि cot थीटा बराबर 3/4 है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको मैं बता देता हूँ, बस इस नियम से बनाएगा, कभी गलती नहीं होगा। पहले ट्रायंगल बना लीजिएगा, cot थीटा दिया है, किसी एक को थीटा मान लीजिएगा क्योंकि ये 90 डिग्री तो फिक्स है, इसको या इसको किसी को थीटा मान लीजिए। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि थीटा के जो सामने का होता है उसको लंब लेते हैं, बस इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया लंब। तो और लंब क्या हो गया, 4 हो गया आपका, ठीक है। आधार क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला हम लंब लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस जो प्रमेय का नियम होता है कि कर्ण स्क्वायर बड़ा क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका एक कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, बाहर 5 आएगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए ये 5 हो गया आपका। अब कह रहा है कि साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस tan थीटा, साइन थीटा निकालिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया 4/5, ठीक है, प्लस cos थीटा के आधार बटे कर्ण तो 3/5, ठीक है ना, माइनस tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार तो 4/3। अभी भाई एलसीएम अब क्या आ गया, बटा बढ़ के जोड़ घटा हो गया, इसको कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, बताइए साथी। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो है जो भी निकलेगा निकाल लीजिएगा, क्योंकि अब तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, तो बटा बढ़ का जोड़ घटाओ तो कर ही लीजिएगा ना आप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए क्वेश्चन जो आपका निर्देशांक ज्यामिति का, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बता रहा है कि ये मान के चलिए आपका बिंदु जो है -1,3 है और ये दिया गया आपका क्या है 4, -7 है, ठीक है। दो जो है पॉइंट का निर्देशांक दिया गया, नियामक दिया गया है। कह रहा है कि इसको जो है 3:2 में बांट रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहले -1,3 से 3 हो गया अनुपात, इसका 2 हो गया। तो इसका जो आपका पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, नियामक क्या होगा। देखिए ये होता है आपका निकालने का, इसमें क्या कीजिएगा आप जो है पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसको जो है आप यहाँ के एक्स में करिए तिरछा, और इसको जो है यहाँ के एक्स में कीजिए गुना। ये क्या हो जाएगा 3 चौका 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 में -1 से गुना कीजिए तो -2। अब बटे में क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली ही डिवाइड होगा, एक्सटर्नली नहीं होता, एक्सटर्नली में माइनस होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, अंतर विभाजन दिया गया, इंटरनल डिवीजन दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/5 क्या हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 आ गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे भी आ जाते हैं। देखिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तिरछा वाई कोऑर्डिनेट को गुना कीजिए। ये 3 जो है तो इसको इधर वाले पॉइंट में 3 का इसके वाई कोऑर्डिनेट से गुना कीजिए तो -21 हो जाएगा, और 2 का जो है इसके वाई कोऑर्डिनेट से गुना कीजिए, ठीक है। वाई नियामक से, कोऑर्डिनेट को नियामक बोलते हैं हिंदी में, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में टोटल 3 + 2 ये हो जाएगा 5, तो -21 + 6 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बटे 5 ये हो जाएगा -3। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 2, -3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, नियामक हो जाएगा। कुछ खास था नहीं, वही आपका जो है बाय डिवीजन होता है तो क्या करते हैं, सेम ऐसे ही करते, बस वहाँ पे क्या करना था, नीचे जो 3 + 2 किए थे उसकी जगह पर 3 - 2 हो जाता, और कुछ खास नहीं था, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल जाता। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक अधिवर्ष लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए आपको जनरली पता है कि 366 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह तो होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। तो 52 सप्ताह में तो कन्फर्म आपको पता है कि एक न एक रविवार आना ही है, 52 गो रविवार तो आना फिक्स है। अब ये पूछ रहा है कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा उसमें जो है रविवार आने का क्या चांस है। देखिए 2 दिन जो आएगा एक्स्ट्रा उसमें आपका क्या क्या चांस हो सकता है, या तो आपका संडे मंडे हो सकता है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। या क्या हो सकता है, आप संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है ना, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। सैटरडे वाला ऑप्शन आ गया, सॉरी फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4
5, 6, 7 केस बचा, जिसमें आपको संडे किस किस में आ रहा है। तो देखिए संडे मंडे में एगो संडे आ रहा है, मंडे ट्यूसडे में तो संडे आएगा नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे में संडे आएगा नहीं, वेडनेसडे थर्सडे में संडे आएगा नहीं, थर्सडे फ्राइडे में संडे आएगा नहीं, फ्राइडे सैटरडे में संडे आएगा नहीं, सैटरडे संडे में एक और संडे आ रहा है। मतलब जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कितने 7 तरीके से आ सकता है, जिसमें 2 में जो है आपका रविवार आने का चांस है। टोटल कितना है, टोटल 7 केस बन सकता है। कितना, टोटल 7 केस बन सकता है, जिसमें से 2 वाले केस में आपका जो है रविवार आएगा। टोटल 7 केस है और 2 में रविवार आने का चांस है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जिन साथियों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा उनको जो है आइडिया होगा इसके बारे में अच्छा से, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए नहीं भी आइडिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहा है कि जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं से खंभे के उच्च बिंदुओं के उन्नयन को, ये हो गया आपका खंभा। ठीक है, ये आपका लाइन जो है खंभा हो गया। कह रहा है कि जमीन पर स्थित 2 बिंदु, मान के चलिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है ना आपका, ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया आपको, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। कह रहा कि जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं से खंभे के उच्च बिंदु ये हो गया आपका। ठीक है, इसका उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण हो गया आपका, ये वाला और ये वाला कोण। ठीक है, कोण एक दूसरे के पूरक है। ठीक है ना, पूरक का मतलब होता है जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, वो कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा, मान के चलिए ये जो है आपका जो है उन्नयन कोण हो गया, और ये हो गया आपका बीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है आपका कितना 90 डिग्री होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आधार से दूरियां क्रमशः 9, ये जो आपका 9 दिया गया है। ठीक है, और ये पूरा आपको कितना दे दिया गया, तो ये 16 दे दिया गया। आधार से ध्यान रखिएगा, आधार ये है। ठीक है ना, खंभा का आधार क्या है, ये अपना खंभा हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि खंभा की ऊंचाई बताइए। तो खंभा की ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिए, एच बराबर जो है रूट जो है क्या करते हैं, ये जो आपका डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है ना, आधार से वो वाला डिस्टेंस को गुना करते हैं। तो ये हो गया 9 और गुना 16। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 144, 44 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मीटर जो आपका खंभा का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 30, जो 40 नंबर का कॉमन पेपर था। इसको जो है आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि ये 40 नंबर में आप जितना ज़्यादा नंबर लूट सकते हैं उतना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये पेपर आपका मॉडरेट थोड़ा आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने का चांस नहीं, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स के साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए तो आपका जो है स्कोर ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए साथी, बस पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। समय बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, और इतना हवा दौड़ में होगा कि आपके पास समय नहीं होगा। तो इसलिए पहले से तैयारी रखिए, क्योंकि एक बार जो है भूतभोगी हो चुके हैं। तो बस लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको पकड़िए और तैयारी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के बीच में। ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।